फ्रेंड्स, हियर वी आर फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हम पढ़ रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में जो कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशर में, उसके बाद उसे हम कंडेंसर में भेजते हैं जहाँ पे वो कूल डाउन होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड कराते हैं। एक्सपेंड कराने के लिए हम थ्रॉटलिंग वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक्सपेंशन होता है, जिसके जरिए जो आपका रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में वो कम प्रेशर में एक्सपेंड होता है और कुछ फॉर्म में वेपर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुछ मात्रा में वेपर है और कुछ मात्रा में लिक्विड है, और फिर उसे हम इवेपोरेशन के लिए भेज देते हैं। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो भी कूलिंग चैम्बर जहाँ पे हमें ठंडा करना है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से फिर से सिस्टम में चला जाता है, कंप्रेसर में जाता है और फिर से वो साइकिल पूरी चलती रहती है। तो ये आपको सिस्टम के बारे में बता दिया गया था। अब ये है कि इसका साइकिल बनाते हैं, इसका कर्व किस तरीके से बनेगा। तो इसका कर्व बनाने के लिए हमें फेज डायग्राम यूज करना होगा। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या था कि वहाँ पे हमें केवल एक फेज यूज करते थे एयर का, वो जो कि गैसियस फॉर्म में होता था। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट दो स्टेज में होगा, एक होगा वेपर और एक होगा लिक्विड। तो ऐसे में यहाँ पे फेज डायग्राम हमें इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे में हमें टीएस डायग्राम पे देखते हैं फेज डायग्राम किस तरीके का होता है। वो इस तरीके से होता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। टीएस डायग्राम में ये आपका कर्व जा रहा है, ये आपका है सैचुरेशन, ये आपका सैचुरेशन लाइन है। यहाँ पे आपका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी कि अगर हम बात करें पॉइंट 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कोई तत्व है या फिर कोई भी लिक्विड मान लीजिए या फिर सॉलिड है, या अमोनिया ले लीजिए या फिर वाटर ले लीजिए। तो अगर वाटर लेते हैं यहाँ पे होगा सॉलिड फॉर्म में, ये होगा सॉलिड। सॉलिड से वो उसको हीट करते हैं। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन फेज डायग्राम इस तरीके से बनती है। यानी कि एक प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे 1.013 बार है। तो ये कांस्टेंट लाइन पूरा आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर आप इस बार पे मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1 बार, तो इसी प्रेशर पे अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे ही अगर हम आइस को लिए हैं, उस आइस को हीट करते हैं तो वो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो आइस धीमे धीमे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब वो आइस मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद जब लिक्विड को मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, जब उसको हीट करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड में बनेगा। तो अब इस लिक्विड को जब और हीट देंगे तो क्या होगा, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से करते करते वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। यानी अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को और हीट देंगे तो क्या होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में वो हीट पाएगा। ऐसे में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो ऐसे में क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। पहले कुछ मात्रा में वेपर कन्वर्ट होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे 1% कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे 2%, फिर 3, 4, ऐसे करते करते वो यहाँ पे 100% पूरा वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो 0.5 पे आएगा तो वो 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वेपर कन्वर्ट हो गया 100%। अब और हीट देंगे तो वो
वेपर का ही टेम्परेचर और बढ़ाता चला जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस है, फिर 101 हो जाएगा, 102, 3, 4, इसी तरीके से 400, 500, इस तरीके का वेपर कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस रीजन को हम कहते हैं सुपर हीटेड रीजन, जहाँ पे हम वेपर का ही टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं। और यहाँ पे ये है सबकूल रीजन, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, यानी कि अगर हम इस वेपर को ठंडा करते हैं, जब ठंडा करेंगे तो यहाँ पे वेपर जो होगा यहाँ पे आकर के पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और ठंडा करते हैं तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके बाद क्या होगा, वो धीमे धीमे डाउन होता जाएगा। उसका टेम्परेचर 100 है, 99 होगा, फिर उससे कम होगा 90, फिर 50, 40, 10 मान, फिर ये 0 पे आ जाएगा। तो यानी कि जब लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होता है तो उसे हम कहते हैं सबकूलिंग। ठीक है, यानी कि सबकूल रीजन ये होगा आपका सबकूल रीजन, या फिर इसे हम अंडरकूल रीजन भी कहते हैं। इसका मतलब यही हो गया, बाय डेफिनेशन भी यही है कि लिक्विड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होता जा रहा है। तो कम होता जाना है तो इसको हम कहते हैं सबकूल लिक्विड। और ये जो पूरा रीजन है, ये आपका रीजन क्या कहलाता है, ये जो है ये पूरा रीजन है आपका लिक्विड वेपर रीजन, यानी कि वेट वेपर रीजन भी कहते हैं। इसमें क्या है कि लिक्विड भी है और वेपर भी है, दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए हम इसे वेट वेपर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड भी है। ये पूरा का पूरा रीजन दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे अगर जो भी ट्रांजिशन होगा वहां पे लेटेंट हीट होगा, यानी कि गुप्त उष्मा। यहाँ पे गुप्त उष्मा के फॉर्म में जो भी हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर हीटेड रीजन। जैसा कि मैंने बताया, वेपर जो होता है सुपर हीटेड रीजन में वेपर कन्वर्ट हो चुका रहता है, और बस उसे और हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर और राइज करता है। यानी कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर के लिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, टेम्परेचर एबव पे जाते हैं तो वो आपका सुपर हीटेड रीजन होता है। यानी कि ये रीजन हो गया आपका सुपर हीटेड, वेपर को ही और हीट करते जाना सुपर हीटेड कहलाता है। और लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड को और ठंडा करना 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस से 90 से 50, 40, 30 डिग्री सेल्सियस तक लाना, यानी कि उसका टेम्परेचर डाउन करना, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करना सबकूलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसके ऊपर आपका पूरा वेपर फॉर्म में ही रहेगा, आप लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये आपका रहेगा आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी कि यहाँ पे अब ये पॉइंट है जो लिक्विड लेवल पे है, इससे आगे जाएंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और इससे इधर रहेंगे तो लिक्विड में हो जाएगा। तो ये एक लाइन है जिसके इधर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, इधर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसी तरीके से सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, तो संतृप्त अवस्था में यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे 100% वेपर है, ये लाइन शो कर रही है कि 100% वेपर हो चुका है, तो ये वही लाइन होती है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं, हमें वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको दो फेज का काम है, लिक्विड और वेपर का। तो यानी कि हमें कर्व इतने का यूज करना है हमें। ठीक है, सॉलिड का हमें यूज करना नहीं है, सॉलिड का यूज हम क्रायोजेनिक्स में करते हैं, जो रॉकेट में फ्यूल इंजन का काम करता है। तो हमें वहां पे नहीं जाना है, हमें केवल यहाँ पे देखना है रेफ्रिजरेटर के लिए केवल इतने रीजन की हमें जरूरत है, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होगा, और यहाँ पे वेपर फॉर्म में होगा।
तो हमें इतने का हमें यूज करना है, ठीक है। तो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक तो टीएस डायग्राम बेहतर आपका रिप्रेजेंटेशन देता है, और एक और डायग्राम है पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम भी आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपका बेहतर रिप्रेजेंटेशन देता है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहा पी प्रेशर और ये रहा एच, एच यानी इंथैल्पी, ठीक है। ये है आपका इंथैल्पी। इस तरीके से आपका ये कर्व दोनों के बीच में है। ये मैंने आपको लिक्विड और वेपर रीजन शो किया है इसमें। सेम उसी तरीके से इसमें भी है। ये आपका सबकूल्ड रीजन है और ये आपका सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। अब पीएच डायग्राम में जो अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बनानी है तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो होती है वो इस तरीके से बनती है। यहाँ तक इस तरीके से टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन है। इसमें कुछ मात्रा लिक्विड की रहेगी, कुछ मात्रा वेपर की रहेगी। तो इस जोन में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है और उसके बाद से फिर से ये इस तरीके से डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। यानी कर्व जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर इस तरीके से बनती है, ठीक है। और ये लाइन जो है वो आपका आइसेंट्रोपिक लाइन है। ये इस तरीके से कर्व बनता है। ये आपका आइसेंट्रोपिक यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सारे के सारे इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। कर्व फॉर्म में है ये, इस तरीके से ये कर्व है। तो ये आपका आइसेंट्रोपिक लाइन है, इसकी जरूरत पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर तो है ही, ये कांस्टेंट प्रेशर तो सीधा सीधा इस तरीके से रहेगा, कांस्टेंट एंथैल्पी इस तरीके से रहेगी, और कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए ये बता दिया है। कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन ये है। इतने कर्व से हम वेपर कंप्रेशन साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही है। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ये, और सैचुरेटेड वेपर लाइन यानी कि आपका ड्राई वेपर वो ये है। तो इन दो कर्व को हम यूज करेंगे साइकिल को ड्रॉ करने के लिए। चलिए पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र। इसमें कई सारी वैरायटी हैं, कई सारे टाइप के हैं इसमें। पहला टाइप होगा आपका साइकिल ड्रॉ करें हम ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन के बाद हमारा पूरा का पूरा 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हमें एक ऐसी साइकिल हो सकती है, या फिर एक ऐसी साइकिल हो सकती है जो कंप्रेशन करने के बाद वो वेट वेपर में हो, यानी कि वो लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर हो। तो एक तो ये हो गया, और एक साइकिल बन सकती है आपका सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन करने के बाद आफ्टर कंप्रेशन जब हम कंप्रेस कर देंगे तो वेपर सुपर हीटेड जोन में चला जाए, ठीक है। वो सुपर हीटेड जोन में चला जाए तो एक इस तरीके का वेरिएशन किया जा सकता है। एक वेरिएशन हम ऐसा कर सकते हैं साइकिल में कि सुपर हीटेड वेपर पहले से ही हो, कंप्रेशन करने से पहले ही वो सुपर हीटेड जोन में हो और फिर उसे कंप्रेस करें, तो वो किस तरीके से साइकिल बनेगी। और लास्ट है आपका एक वेरिएशन हम ये भी कर सकते हैं कि सब कूलिंग, यानी कि हम उसे इतना कूल करें कि वो लिक्विड में अंडर कूलिंग में चला जाए, यानी वो लिक्विड फॉर्म में वो और नीचे तापमान पे चला जाए, ठीक है। तो ये 5 तरीके के आपके
5 वैरायटी है साइकिल बनाने की। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं वो साइकिल जो कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन हो, यानी कंप्रेशन करने के बाद वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा साइकिल बनाते हैं, तो वो ऐसा इस तरीके से बनेगा। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 पे क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया कंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर इस जोन में है, ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। तो अब ये यहाँ बीच में है, यानी कि वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। तो ऐसे में लिक्विड वेपर का मिक्सचर हमने कंप्रेसर में इंसर्ट किया है। और वो कंप्रेसर में कंप्रेस होगा। कंप्रेस करने पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज होता है और वो राइज होते होते यहाँ तक ऐसा ले जाना है कि वो ड्राई सैचुरेटेड हो। तो ड्राई सैचुरेटेड इस लाइन पे ही होगा, इस लाइन पे ही कहीं होगा। ये सब क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड रीजन यही है, ठीक है। इसके बाद आपका सुपर हीटेड हो जाता है यहाँ पे, और ये क्या है, आपका वेट रीजन है। तो यानी कि ये एट द पॉइंट आपका ड्राई सैचुरेटेड वेपर होगा, यानी कि हमें कंप्रेस करना है और ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट तक लेके जाना है। तो हमने इस तरीके से कंप्रेस कर लिया। अब यहाँ पे 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि हम कंप्रेशन जब करते हैं वेपर का, तो क्या होता है, वेपर कंप्रेस होगा। और कंप्रेशन प्रोसेस हम किस तरीके से कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिकली, यानी कि एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये। जब भी हम कंप्रेशन करते हैं आइसेंट्रोपिक, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। तो ऐसे में हम एक लेवल ये लिया है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर लाइन हम आपको बताए थे इस तरीके से रहती है। तो एक प्रेशर लाइन ये है और एक प्रेशर लाइन आपका ये है, ठीक है। तो एक प्रेशर लेवल ये है, मान लेते हैं यहाँ P1 प्रेशर है। तो P1 से आपका P2 तक कंप्रेस कर दिया, यहाँ से कंप्रेस किया, उसका प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो उसका टेम्परेचर भी राइज होकर के T2 तक चला गया है। अब कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन से मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसे ठंडा करना, ठंडा करते हुए उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो वही कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, 2 से 3, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 से 3 आपका कंडेंसेशन हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हीट को यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में है, तो यानी कि ये क्या है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब निकाला जा रहा है, ठीक है। अपना हीट एक्सचेंजर के थ्रू, पूरा पूरा हीट हम रेफ्रिजरेंट से बाहर खींच ले रहे हैं ताकि वो ठंडा हो। तो ठंडा होगा तो ऐसे में क्या है, ये लेटेंट हीट है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वेपर जो होगा वो धीमे 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 100% है, 90%, 80%, 70%, कैसे करते करते वो ठंडा होकर के एकदम 0% वेपर हो जाएगा, यानी कि 100% लिक्विड, यानी कि यहाँ पे आके वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरा लिक्विड में। ये पूरा प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा पूरा कांस्टेंट प्रेशर है। क्योंकि ये लेटेंट हीट यहाँ पे निकल रही है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में है पूरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है।
तो यानी कि हमने एक प्रोसेस हुआ आइसेंट्रोपिक, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर, फिर होगा ये। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस आपका कहाँ से हो रहा है, 3 से 4, यहाँ 3 से लेकर के ये 4 तक एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन में आपका क्या होगा, विस्तार होगा। यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, 100% लिक्विड है। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इज एक्सपेंडेड बाय थ्रॉटल वाल्व। हम यहाँ पे एक थ्रॉटलिंग वाल्व इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है वो यहाँ पे एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा तो प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ से यहाँ तक थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की खासियत ये है कि ये आइसेंट्रोपिक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं हो सकता है, वो होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जो इंथैल्पी रहती है वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे इस प्रोसेस में 3 से 4 में। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इस वजह से ये आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकता है। हम कोशिश करते हैं आइसेंट्रोपिक करने की, लेकिन वो हो नहीं सकता है। बाय नेचर ये जो होता है वो आइसेंथैल्पिक होता है, ठीक है। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस एक कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस के जरिए वो 3 से 4 तक आता है, ठीक है। अब क्या हो, 3 से 4 तक वो एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर उसका डाउन होगा। प्रेशर डाउन होगा तो टेम्परेचर भी इसका डाउन होगा, तो यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो T3 से T4 तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ अमाउंट में जो होता है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ अमाउंट में लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यानी कि मान लीजिए 30% अराउंड आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो लिक्विड में ही रह जाता है, ठीक है। ये इतना पार्ट आपका लिक्विड में ही रह जाता है, क्योंकि केवल एक्सपेंशन ही किया गया थ्रॉटल वाल्व के जरिए। अब आता है इसके बाद हमारा काम है इवेपोरेशन का, ठीक है। इवेपोरेशन होगा प्रोसेस 4 to 1, 4 से 1 तक आपका इवेपोरेशन होगा। ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। यहाँ इस प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हैं, हीट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है, थ्रू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि हम एक यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो यही लेटेंट हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, और क्या होगा, पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। और जब यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा हीट तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन होगा। हीट एब्जॉर्प्शन इस दौरान होगा। इस दौरान में आपका पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% वेपर में कन्वर्ट हो ही जाए, जैसा कि सिचुएशन में है। 100% कहाँ पे कन्वर्ट होगा, 100% लाइन ये है, यहाँ पे 100% वेपर होता है। तो अगर हम इसे यहाँ तक लेके जाते तो ये 100% वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कुछ अमाउंट में यहाँ पे है, यानी कि हो सकता है कि कुछ परसेंट लिक्विड में है, कुछ परसेंट वेपर में है। तो ये प्रोसेस यहाँ तक गया, फिर से वापस 1 पे आ गया, 1 से फिर से कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, जितना भी बचा हुआ लिक्विड पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर में, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कूलिंग चैम्बर में जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके जरिए, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका साइकिल है टीएस डायग्राम पे। अब
पीएच कर्व देखते हैं किस तरीके से है। ये इसका पीएच कर्व है। पीएच कर्व में क्या हो रहा है आपका सेम, यानी कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पे है, 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। आइस कंप्रेशन प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, ये आपका आइसेंट्रोपिक होता है। ये आपका आइसेंट्रोपिक यानी कि एस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्थिर रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान, यानी एडियाबैटिक, जब भी कंप्रेशन करते हैं एडियाबैटिक के दौरान ही करते हैं। तो हमने यहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, यानी कि आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इसको इस तरीके से, ठीक है, कंपेयर करके दिखा दे रहे हैं। ये आपका कंप्रेशन था, इसमें आइसेंट्रोपिक था। तो यहाँ पे ये अभी बताया था कर्व में, ये इस तरीके से कर्व जाता है आइसेंट्रोपिक का, पीएच कर्व में इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से लाइन होती है आइसेंट्रोपिक की। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपका, ये आपका हो गया कंप्रेशन। उसके बाद होगा आपका ड्राई सेचुरेटेड हो गया, 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से करेंगे कंडेंसेशन, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, यानी कि प्रेशर होगा कांस्टेंट। यही खासियत होती है यहाँ पे, आपको पीएच कर्व में कांस्टेंट प्रेशर आराम से दिख जा रहा है सीधा सीधा, इस तरीके से ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पे ही कंडेंसेशन कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें से हीट को रिमूव कर रहे हैं, और हीट को रिमूव कर रहे हैं तो ये ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन किया, तो एक्सपेंशन करने के बाद क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग वाल्व के जरिए हमने एक्सपेंशन किया है। थ्रॉटलिंग वाल्व के जरिए जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है आपका आइसो इंथैल्पी, यानी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यानी कि ये देख रहे हैं ये पूरा पूरा इंथैल्पी कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी कि H3 इक्वल टू H4, ठीक है, H3 इक्वल टू H4 होगा, ठीक है। कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है पूरा पूरा थ्रॉटलिंग। जब एक्सपेंशन कर दिया उसके बाद फिर हम इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन में आपका क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट से, जो भी कूलिंग चैम्बर है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस चैम्बर को ठंडा कर देगा। वहां से हीट जब निकाल लिया तो वो चैम्बर हो गया ठंडा, और वो हीट इस रेफ्रिजरेंट को मिल जाएगा, और इस रेफ्रिजरेंट को जब ये हीट मिलेगा तो ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा साइकिल है पीएच पे, ठीक है, और ये है टीएस पे, ठीक है, ये दोनों साइकिल है। अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि हमें इस साइकिल से आपको क्या क्या आउटकम मिल रहा है। पहला आउटकम आपको क्या मिला कि P1 इक्वल टू P4 है, ठीक है, P1, ठीक है, 1, P1 इक्वल टू P4 है, ठीक है, और P2 इक्वल टू P3 है, P2 इक्वल टू P3 है। एक आउटकम ये मिल गया आपको। एक आउटकम आपको मिल रहा है इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी जो है वो H3 इक्वल टू H4 है, ठीक है। इंथैल्पी का यूनिट क्या होता है आपका, किलो जूल। इंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी होती है, ठीक है, तो यानी कि एट द पॉइंट उस रेफ्रिजरेंट की क्या एनर्जी है, एनर्जी लेवल को आपका इंथैल्पी रिप्रेजेंट करता है। तो यानी 0.3 पे एनर्जी लेवल जो है वो H3 है, और 0.4 पे एनर्जी लेवल जो है वो H4 है, और वो दोनों सेम है, और उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी है। क्योंकि ये स्मॉल h है, कैपिटल H होता तो कैपिटल H का मतलब होता है आपका किलो जूल में, कैपिटल H लिखते हैं इंथैल्पी,
तब जब वो किलो जूल में होता है, और जब पर यूनिट मास की बात करते हैं यानी किलो जूल पर केजी की बात करते हैं तो उसे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट हम जनरली किलो जूल पर केजी में लेकर के चल रहे हैं। एक आउटकम और क्या है कि हमें वर्क डन निकालना है। इस साइकिल का वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जाहिर बात है केवल कंप्रेशन में कर रहे हैं हम, कंप्रेशन में हमें वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि ये कंप्रेसर वर्क है। तो कंप्रेसर वर्क को हम पीएच डायग्राम के जरिए हम आसानी से केवल इंथैल्पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में वर्क आपका हो जाएगा मास, ठीक है, कितना मास है उसका, और इंथैल्पी रीजन यानी कि H2, यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना है और यहाँ पे कंप्रेशन करने के बाद कितना एनर्जी हो गई और कंप्रेशन करने से पहले कितना एनर्जी था, दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी एनर्जी लगी हुई है। ठीक है, तो वही आपका जितनी एनर्जी लगी वही आपका कंप्रेशन वर्क है। ठीक है, तो ये वर्क आपका हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि ये इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मास है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होता है तो यहाँ पे हम केजी पर सेकेंड में लेकर के चलते हैं इसका यूनिट। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट टोटल क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि किलो वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किलो वाट में आपका कंप्रेसर वर्क आ जाएगा, कितना कंप्रेसर को वर्क करना पड़ रहा है। उसकी बात करते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये इतना आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, इतना हीट आपका ऑब्जेक्ट से ले लिया जा रहा है। तो ये इतना आपका टीएस डायग्राम में ये इतना हीट बताता है, तो यानी कि ये इतना आपका हीट है, यही कूलिंग इफेक्ट होगा, इतना ही कूलिंग इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे H1, ठीक है, ये वाला, ये हो गया H1, ये हो गया H4। ठीक है, तो H1 माइनस H4 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, H1 माइनस H4 कर देंगे तो ये रीजन का आपका निकल आएगा। ठीक है, तो मास से मल्टीप्लाई m इंटू H1 माइनस H4। ठीक है, कितना मास है और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीओपी की। सीओपी हम जानते हैं क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय साइकिल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में आपका ये है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और वर्क डन आपका ये इतना था H2 माइनस H1। ठीक है, H2 माइनस H1 ये है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये हो गया H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 अपॉन में H2 माइनस H1। ठीक है, ये H, ठीक है, यानी कि जब आप इसे कट करेंगे तो आ जाएगा आपका H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सीओपी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट साइकिल की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।